कहानी कुर्सी की शुरुआत हो चुकी है। संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी ने मनाया है। नितिन नवीन को पार्टी की कमान सुपुर्द कर दी गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, बहुत स्वागत सर आप सभी का। कहानी कुर्सी की में आज चर्चा बीजेपी की होने जा रही है। आज मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उनकी मौजूदगी में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया। नितिन नवीन ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मंच से बतौर अध्यक्ष अपना पहला संबोधन दिया। मोदी ने नितिन नवीन को माला पहनाई। आज से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हो गई। हम सभी जब भी चर्चा करते हैं बीजेपी की तो क्या कहते हैं कि बीजेपी का बॉस कौन है? आप भी ये कहिएगा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के बॉस हैं। लेकिन जब बॉस ये कह दे कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, मेरा बॉस नितिन नवीन है, तब आप क्या कहिएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये उनके काम करने का तौर तरीका है, ये उनकी रीति नीति है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान जब एक युवा के हाथ में जाती है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। आप सुनिए उनका संबोधन। एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे बॉस कह रहे हैं? नितिन नवीन को। नितिन नवीन कौन? जो बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज औपचारिक तौर पर घोषणा हो गई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री जी ने कह दें कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, तो ये बीजेपी का संस्कार बता रहा है। ये एक तस्वीर पहले हम जरा दर्शकों को और दिखाते हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बाद चूंकि औपचारिक तौर पर कार्यक्रम का समापन हो गया है, बीजेपी मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको दीनदयाल जी उनको पुष्प अर्पित करते हुए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर नितिन नवीन और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, आप सभी को इन तस्वीरों में देखेंगे। मैं बीजेपी के संस्कार की ही बात कर रही थी, और संस्कार जहां से शुरू होता है उन्हीं की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करते हुए उसी संस्कार का परिचय एक ये तस्वीर भी। आप देखिए ना, बीजेपी निकली कहाँ से है? उसकी गंगोत्री तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है ना। और संघ में आयु आपकी कुछ भी हो, परम पूजनीय गोलवलकर जी जिस उम्र में सरसंघ चालक बने थे, उससे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे वहाँ पर। लेकिन पद की अपनी गरिमा होती है। शंकराचार्य का पद एक गरिमापूर्ण पद है, चाहे वो उम्र कितनी भी हो, लेकिन फिर उस हम पीठ का सम्मान करते हैं, उस आसन का सम्मान करते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी हैं मोहन भागवत जी, जहाँ पर हैं उनसे भी ज़्यादा वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज भी होंगे। पता नहीं सैकड़ों प्रचारक जो होंगे उनसे वरिष्ठ प्रचारक अभी भी होंगे। लेकिन वो पीठ की गरिमा है, वहाँ पर वो परम पूजनीय हो जाते हैं, और हम सबके लिए, सारे स्वयंसेवकों के लिए वो परम पूजनीय हो जाते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब वो प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, जब केंद्र शासन की बात आएगी, गवर्नेंस की बात आएगी, गवर्नमेंट की बात आएगी, तब वो प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो सर्वोच्च पद के तौर पर आएगा। लेकिन जब पार्टी माननीय हो जाते हैं। और इससे बड़ी बात, एक और बात बताता हूँ,
इस मामला में मैं इसको देखता हूं कि बड़े होने का मतलब क्या होता है। बड़े होने का मतलब है कि आपसे जो छोटा है आप उसको बड़ा महसूस करा दें, उसको बड़ा बना दें। नेता कौन होता है? नेता वो नहीं होता है जो स्वयं में अपनी पूरी सत्ता केंद्रित कर लिया हो। नेता वो होता है जो अपने से छोटे में नेतृत्व को करने की क्षमता देखे, पहचाने और फिर उस रास्ते पर उसमें इतना कैपेबल बना दे। जो बार बार कई बार उतरा है कि नितिन नवीन उनका अनुभव नहीं था, अभी तो बहुत छोटे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ हमारी परंपरा में नचिकेताओं को चुनने की आवश्यकता परंपरा है। हम नचिकेताओं के द्वार तक जाते रहे, हम नचिकेता हमारे यहाँ चल करके नहीं आता है। इसी परंपरा का निर्वाह मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ढूंढा गया, बहुत लोगों में से ढूंढा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के दिन में ये सर्वश्रेष्ठ निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, लेकिन पहले गुरु भी चुनाव करता था ना, अपने शिष्य की परंपरा चुनाव करता था ना। क्या होता था हमारे, हमने बाहर से लोकतंत्र के आधार पर, जैसे अमेरिका के अंदर होता है या यहाँ पर हम बात में करते हैं, यहाँ तो कोई किसी भी पार्टी में उस प्रकार का लोकतंत्र है ही नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चुनने की परंपरा है वो अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। और मुझे लगता है कि उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जिस प्रकार से चुनाव किया गया है, अब देखना है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। जहां पर इतने बड़े स्टॉलवर्ट अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ऐसे मनीषी जहां पर काम कर चुके हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे इतने बड़े संगठनकर्ता जिस पद पर काम कर चुके हैं, वहां वो जगह इनको दी जाती है। तो अभी उसमें सिंक करने में, जिसे कहते हैं ना, अभी वक्त लगेगा। लेकिन मुझे पता है जिस प्रकार से उन्होंने एक यंग एज में जिस प्रकार से एज ए PWD मंत्री के तौर पर बिहार में काम किया, बिहार में कई प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे, मुझे लगता है कि वो एक सफल मैं रिक्वेस्ट करूंगी में डायरेक्टर से तस्वीर को एक बार फिर से शुरुआत से जरा प्ले करें। इस तस्वीर की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन, प्रधानमंत्री आगे चल रहे थे, नितिन नवीन पीछे चल रहे थे, और इतने में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, नितिन नवीन को उनके पीठ पर हाथ रखकर उन्हें आगे किया। देखिए क्या होता है ना कि कभी भी ये देखिए, मैं इस तस्वीर की बात कर रही हूँ, देखिए पीठ पर हाथ रखा, उन्हें आगे की तरफ बढ़ाया, फिर उन्होंने पुष्प उठाया, ये पार्टी का मंच था ना, किया। ये पार्टी का मंच था, ये सरकार का मंच नहीं था, ये पार्टी का मंच। और एक और तस्वीर मैं बताती हूँ, पता नहीं राहुल जी आपकी नजर में वो तस्वीर आई या नहीं आई, जब अंदर की तरफ आ रहे थे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, नितिन नवीन और JP नड्डा दोनों ही स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री जी का वहीं पर मौजूद थे। स्वागत करके जब वो अंदर आ रहे थे तो JP नड्डा जी चल रहे थे और पीछे हो गए नितिन नवीन। प्रधानमंत्री जी ने उनका हाथ पकड़ा, आगे किया। जब वहां पर कार्यकर्ताओं को और जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, बड़े बड़े नेता वहां नीचे मौजूद थे, तो वहां ऊपर जाकर उन्होंने नितिन नवीन का हाथ उठाया। क्या आप अभिवादन दीजिए। बड़ी आप ये जो तस्वीर भी दिखा रहे हैं उसमें भी नितिन नवीन प्रधानमंत्री को इशारे से कह रहे थे कि आप पहले कर लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को कहा कि नहीं आप पहले करेंगे। तो ये एक तो संगठन की जो है वो परंपराएं हैं, एक तो ये है, और दूसरा बीजेपी को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी में व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। तो हमेशा प्रधानमंत्री खुद भी बोलते हैं कि जो संगठन है वो किसी भी व्यक्ति से बड़ा है, और ऐसे में अगर नितिन नवीन जो है उनको चुना गया है अध्यक्ष के तौर पर इस संगठन का, तो उनका पद जो है वो संगठन में सबसे बड़ा है। तो ऐसे में उनको वैसे भी उनकी गरिमा का ध्यान रखना, या फिर जब आप नए नए किसी पार्टी में आते हैं तो कॉन्फिडेंस भी दिलाया जाता है कि ये भी प्रधानमंत्री की कोशिश आपको दिखाई देगी कि उसमें कॉन्फिडेंस भरा जाता है कि नहीं आप ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आप इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो चीजें हैं ये इन तस्वीरों में भी दिखाई देती है और प्रधानमंत्री के जो एक्ट है या जो वो करते हैं उसमें भी दिखाई देता है। अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त, लेकिन पार्टी में ये जरूर है कि पार्टी में जो अध्यक्ष है उसकी गरिमा को बनाए रखा जाएगा। तो ये पार्टी की परंपरा है, ये संघ की भी परंपरा है, तो इस तरह से इसको निभाया जाता है। वही आपको इन तस्वीरों में देखने को मिलता है। बाकी नितिन नवीन जो है उनको बार बार जो है इस तरह से, क्योंकि अध्यक्ष पद पे आए हैं तो उनको गाइड किया जाएगा, वो इन्हीं नेताओं द्वारा गाइड किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन जिस भूमिका की हम बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद की भूमिका बड़ी है,
और जब प्रधानमंत्री इस बात को और पुरजोर तरीके से कहते हैं और जो अंदाज से बयां उनका था कहने का विजय जी, वो इसीलिए था क्योंकि अभी लगातार सुबह से चर्चा हुई रही है और जब वो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए थे तब भी ये चर्चा हुई थी। हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि भाई नितिन नवीन जी का नाम जब अनाउंस किया गया और फिर जब उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा था तो बिहार के एक बड़े नेता हैं वो भी फूलों का गुलदस्ता लेकर आए। उन्होंने नितिन नवीन जी के हाथों में वो गुलदस्ता थमाया और प्रेम पूर्वक उन्होंने एक अभिभावक के तौर के उनके चेहरे को थोड़ा सहला भी दिया। जब ये तस्वीरें अमित शाह जी तक पहुंची, देखिए उनकी भी तस्वीरें चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के अंदर एक संदेश चले जाना चाहिए, ये नितिन नवीन जी हैं और वो आपके अध्यक्ष हैं। तो ये संदेश दिया गया। मैं आपके इसके बारे में जिक्र कर दूं कि बिहार में विधिवत ये संदेश दिया गया कि अब उनको कोई नितिन नहीं बुलाएगा, नितिन जी बुलाएगा, माननीय नितिन जी ही बुलाएगा। और ये बड़े नेता की मैं बात कर रहा हूं, बिहार के बड़े कद्दावर नेताओं के, मतलब इंफॉर्मेशन ठीक लेकर बिल्कुल ठीक लेकर आए। बात हो रही है बीजेपी के नए अध्यक्ष की। नितिन नवीन के लिए 2026 के पिच आसान नहीं रहने जा रही। आप जानते हैं कुछ ही समय में पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल, असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहली परीक्षा तो बंगाल में ही होगी जहां बीजेपी अभी तक अपनी सरकार नहीं बना पाई है। बंगाल का ये पूरा चुनाव इस बार घुसपैठियों के मुद्दे पर ही लड़ा जाना है। ऐसे में मोदी ने आज एक बड़ी बात कही। मोदी ने घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बताया। मोदी ने कहा कि जो दल वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को कवर दे रहे हैं उन्हें जनता के सामने बेनकाब करना होगा। मोदी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर अमेरिका को भी एक्सपोज किया। कहा कि जो लोग दुनिया का नवाब बनकर बैठे हुए थे वो भी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाल रहे हैं। आगे भी हमें हर चुनौती का पूरे सामर्थ्य से सामना करना है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं। और दुनिया उनको पूछती नहीं है कि तुम घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो। तुम तो लोकतंत्र का झंडा लेकर के घूम रहे थे, तुम तो पूरे दुनिया के नवाब बन के बैठे थे, क्यों निकाल रहे हो। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। हम सभी ये जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन विजय जी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल इलेक्शंस में से एक है और 2026 का सबसे मुश्किल इम्तिहान बीजेपी के लिए इस वक्त पश्चिम बंगाल ही है। वहां पर ममता बनर्जी जैसे टफ कंटेंडर हैं। घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा जोर पकड़ रहा है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मंच से ये बात कही, नितिन नवीन के लिए भी एक चुनौती है कि वो घुसपैठियों वाले मुद्दे को कैसे सांगठनिक तौर पर वहां पर लेकर जाते हैं।
क्योंकि पश्चिम बंगाल में संगठन जैसा टीएमसी का है, बीजेपी को मतलब बहुत मुश्किल है वहां पे लड़ाई में। जाहिर तौर पर कि अब तो सबसे पहला चुनाव भी वही है, सबसे बड़ी चुनौती भी है। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स नितिन नवीन जी को देता हूं कि अभी उनके लिए ये चुनौती मानना बहुत जल्दी है। हाँ, कि उनके लिए ये चुनाव नहीं है, लेकिन घुसपैठिए के मुद्दे को भी संगठन के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो कैसे प्रधानमंत्री का जो मैसेज है उसको कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी नितिन नवीन साहब के पास काम है कि वो प्रधानमंत्री का या जो पार्टी का मैसेज है उसको संगठन में कार्यकर्ताओं में कैसे मजबूत तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं मानता पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना या हारना, न उनकी क्रेडिट में जाएगा। वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी लड़ रहे हैं। उनको देखना है कि कैसे ये इतनी बड़ी, ये सबसे बड़ी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इतने लंबे समय से वो पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बनाने की उस पर लगी हुई है। और जब 25 साल बाद 30 साल बाद उड़ीसा में सरकार बन सकती है तो पश्चिम बंगाल में भी कोई इतना मुश्किल काम है, लेकिन बनेगी कि नहीं बनेगी इस पर काम करना है। घुसपैठिए को लेकर कैसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। मैं बार बार बात करता हूं कि जो नितिन नवीन साहब है, जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके बॉस हैं नितिन नवीन, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और ये सही बात है कि ये पार्टी का संस्कार है भारतीय जनता पार्टी में। ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है जी, मतलब आज कहने का मौका है कि नहीं है, लेकिन 2013 में जो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हो पाया था वो 2026 में बहुत स्मूथ ट्रांजिशन है नेक्स्ट जनरेशन का भारतीय जनता पार्टी में। प्रधानमंत्री, और ये मुश्किल काम होता है कि अपने सत्ता में रहते हुए किसी नई पीढ़ी को पावर सौंपना, ये छोटा काम नहीं है, ये बड़े दिल का भी काम है और बड़ी हिम्मत का भी काम है। तो वो काम यहाँ पर हुआ है। नितिन नवीन जी के लिए ये सोच लेना कि कल से वो हंटर चलाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। अभी उनको इस सब में सिमर करना है, पूरे संगठन को समझना है, और जो सीनियर लोग हैं उनको सीनियर रखते हुए समझना है। प्रधानमंत्री कहें कि नितिन नवीन उनके बॉस हैं, ये पार्टी का संस्कार है, लेकिन नितिन नवीन को पता होना चाहिए कि पार्टी का बॉस कौन है, इसको भी उनको ध्यान में रखना। उन्होंने कहा कार्यकर्ता हमारे बॉस है, नहीं, उनको पता होना चाहिए कि पार्टी का रियल बॉस कौन है। ठीक है, भाषण में तो ठीक है कार्यकर्ता है, लेकिन उससे आगे बढ़कर नितिन नवीन साहब कैसे काम कर सकते हैं। एक तो बड़ी जिम्मेदारी, जैसे मैं कहता हूँ अमित शाह थे, अमित शाह भी बहुत यंग 49 में वो बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने, और प्रधानमंत्री तब भी थे नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। तो नितिन नवीन अपनी छाप आज नहीं, साल 2 साल में वो अध्यक्ष पद पे जो रहे हैं उनका भी आपने जिक्र कर दिया, आपने 2013 का भी जिक्र कर दिया। तो मैं फिर कुछ विरोधी दलों की भी एक लाइन आज की हिस्टोरिकल है कि 20 जनवरी 2020 को नड्डा साहब ने भी कार्यभार संभाला था, आज ही का दिन था, 2026 6 साल बाद हो गए, एक नए हो गए, और दोनों लोग पटना से। नड्डा साहब पटना में पैदा हुए और वो पढ़ाई भी की, मतलब कर्मभूमि नितिन नवीन की भी वहां पर है। तो दो पटना के अध्यक्ष जो है एक के बाद एक मैं तरीके से बात सर जोड़ लेती हूँ, हिमाचल के नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। जानते हैं कि नड्डा जी जो हैं वो पटना में ही पैदा हुए, वहाँ उनकी पढ़ाई हुई, तो ये तो अब बात नितिन नवीन की हो जाए सर। आप देखिए, जब हम नितिन नवीन और बीजेपी की बात कर रहे हैं तो फिर जो विपक्षी दल है उनकी भी बात होनी चाहिए। समीर जी, विपक्षी दल में आप जब देखते हैं, चलिए कांग्रेस से शुरू करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कमान है, लेकिन पता है कि उन्हें भी यस बॉस कहाँ करना है। आप समाजवादी पार्टी को देखें, वहां पर अखिलेश यादव के हाथ में कमान है। आप बिहार आइए, वहां पर आप देखें कि तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है। अभिषेक बनर्जी कमान संभालेंगे ये तय है। ममता बनर्जी के बाद ये भी तस्वीर कमोबेश साफ दिखाई देती है। दक्षिण की राजनीति आप देख लें, वहां पर भी परिवादी पॉलिटिक्स का एक मॉडल है, लेकिन जब यहाँ के आप मॉडल की बात करते हैं और तमाम विपक्षी दलों के मॉडल की आप तुलना करते हैं तो साफ डिफरेंस दिखाई देता है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है संगठन पर जब आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नए मुखिया नितिन नवीन बने, तो आज कांग्रेस को जितने रीजनल पार्टीज है या भारतीय राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल है, उन्हें आज ये कार्यक्रम देखना चाहिए था। अगर वो इस कार्यक्रम को ध्यान से देखते तो उन्हें समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्यों बन गई। जिस पार्टी ने 2 सांसदों से अपनी यात्रा शुरू की थी, 1980 में जो पार्टी बनी है, सिर्फ 45 साल की अपनी उम्र में यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई संगठन के हिसाब से। 3 बार से लगातार सत्ता के अंदर है, वो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद है। 20 राज्यों में उनकी सरकार है, चाहे उसमें फिर एनडीए शामिल हो।
तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी बनी है 45 साल में, तो अगर वो ये देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का चुनाव होता है, कैसे संगठन में लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, और संघ के संस्कारों से निकली जो पार्टियां हैं। अब संघ तो 1925 में बन गया था, 1951 में जनसंघ बना, तो जनसंघ भी संघ के सपोर्ट से ही बना। तो संघ ने जनसंघ को बनाया, और जनसंघ जब 1977 में जनता दल में विलीन हो गया और फिर दोहरी सदस्यता की बात हुई, फिर 1980 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बम्बई में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, तब अटल बिहारी ने कहा था कि एक दिन आएगा कि भाई अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा। तो 45 साल की इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का अगर देखेंगे, अभेद किला तो भेद नहीं पाए। नहीं, एक राज्य आप नहीं भेद पाए। आप ये कह सकते हो बंगाल का किला नहीं भेद पाए, आप ये कह सकते हो कि तमिलनाडु में आप बहुत कुछ कर नहीं पाए, आप ये कह सकते हो केरल में आप बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिसने 2 सांसदों की यात्रा शुरू की थी, और जिसे इससे भी कहा जाता था कि भाई ब्राह्मण बनियाओं की जो पार्टी है, वो पार्टी आज 20 राज्यों में सत्ता में अगर है, और 3 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बने हुए, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन, या कोई भी अगर नेता ये देखेगा, तेजस्वी यादव, तो समझ में आएगा कि संगठन कैसे काम करता है। संघ है इसलिए संस्कार है इस पार्टी के अंदर, संघ है इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, और संघ है इसलिए केंद्र में 3 बार से लगातार सरकार है। तो संघ ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्दे के पीछे काम किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेके आप अगर बात करेंगे, नितिन नवीन तो आज अध्यक्ष बने, अभी तक जितने 12 अध्यक्ष बने, संगठन के लिए जिस प्रकार से अपना समर्पण दिया है, संगठन को सर्वोच्च माना है। और आज प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करा कि नितिन नवीन मेरे भी बॉस है। तो मुझे लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मूल मंत्र संगठन का अगर विपक्ष समझ लेता, तो आज कांग्रेस भी बहुत मजबूत होती, सारी रीजनल पार्टियां जो परिवारवाद में फंसी हुई है वो बहुत मजबूत होती। भारतीय जनता पार्टी न परिवारवाद में फंस पाई, न किसी इसमें। 3 बिंदु सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी हमने चलाया, उसमें राहुल जी 3 बिंदु ऐसे थे। एक अर्बन नक्सली का मुद्दा उन्होंने उठाया, एक मुद्दा उन्होंने घुसपैठियों का उठाया। घुसपैठियों को बचाने वाली पार्टी अब वो किसकी बात कर रहे हैं, इसमें वो कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं, केवल उसमें तृणमूल नहीं है, उसमें आप असम के चुनावों का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि घुसपैठियों की बात केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, उससे ज्यादा असम में हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं वहां पर CAA लाया गया, ये मुद्दा उठाया गया। तो चुनौती केवल बंगाल में नहीं, असम में भी है। अगर कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ना है, तीसरी बार वापस विजय चाहिए है। देखिए, एक बात तो यह है कि घुसपैठी नहीं होनी चाहिए, सब मानते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ पे बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं, या फिर म्यांमार से आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह से इस तरह का घुसपैठ है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या ये एक सच में बीजेपी की कोशिश है, ये सराहनीय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकियों लोगों ने कोशिश नहीं किया। बीजेपी की सरकार पहले भी रही है, क्या हटा लिया घुसपैठियों को? तो एक कोशिश जरूर की गई है, अच्छी कोशिश है, लेकिन उसको पॉलिटिकल मुद्दा भी है वो एक तरह से। जैसे पश्चिम बंगाल की बात है, तो वहां पर बीजेपी क्या मुद्दा उठा रही है? जंगल राज और घुसपैठिए, मेगा जंगल राज, महाजंगल राज और घुसपैठिए। तृणमूल कांग्रेस क्या मुद्दा उठा रही है? वो कह रही है वहां की अस्मिता, पश्चिम बंगाल की अस्मिता, और डिवाइड करने की बीजेपी की कोशिश। ये मुद्दे उठ रहे हैं। तो जहां पर घुसपैठिया एक अहम मुद्दा देश के लिए है, वहां ये पॉलिटिकल मुद्दा बीजेपी के लिए भी है। तो कितना भुना पाते हैं, बीजेपी के लिए पॉलिटिकल, हाँ बीजेपी के लिए पॉलिटिकल है, लेकिन सरकार उसको कोशिश करे, ये अच्छी बात है। ठीक है। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है। ये यदि आप 90s के रेजोल्यूशंस को आप पढ़ें, 90s के 80 के रेजोल्यूशंस आप पढ़ लें, नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी रेजोल्यूशंस थे उन दिनों, आप उनको उठा करके देखें, या अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षीय भाषण को देखें, या लाल कृष्ण आडवाणी के अध्यक्षीय भाषण को देखें। मैं बाद के 90 के दशक जब राम मंदिर प्रोमिनेंट मुद्दे बनकर के आया, उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे चला गया, लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के जैसे ट्रिपल तलाक था, 3 तलाक, सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, आर्टिकल 370 था, वैसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी था। दूसरी बात देखिए, इस पर आंदोलन भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन चूंकि सत्ता में थी, न तो बंगाल में थी, न आसाम में थी, न केंद्र में थी, तो जब संवित सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जब उसका संवित सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की कोशिश की गई थी।
उस समय महाराष्ट्र के अंदर तब शिवसेना की सरकार, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और तब इसका विरोध कौन कर रहा था? आज के जो बीजेपी के एलआई हैं वो जो है चंद्रबाबू नायडू ने इसका विरोध किया, और चंद्रबाबू नायडू चूंकि एक बहुत बड़े कंपोनेंट थे इसलिए वहीं पर रुक जाना पड़ा। देखिए, दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी जनसंख्या घुसपैठियों की हो, और उन घुसपैठियों के जिनके पूर्वज भारत को इस आधार पर बांट करके गए हों कि हमारी सभ्यता और संस्कृति अलग है, हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, हम आपके साथ रह ही नहीं सकते हैं, सहचर हो ही नहीं सकते हैं, उनकी औलादें यहां आकर के घुसपैठ करके रह रही थी। तो ये एक खतरे का मामला था, और जी इस पर मैं कितनी बार, सैकड़ों बार कह चुका हूं। हितेश्वर साकिया ने वहां पर आसाम के अंदर इसका मुद्दा उठाया, इसके बाद जनरल एस के सिन्हा की रिपोर्ट आई, हम बंगाल चले आते हैं तो टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट थी, इसके बाद हम केंद्र में आ जाते हैं तो जो है वो इंद्रजीत गुप्त जो सीपीआई के ही थे लेकिन होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस संसद पटल पर रखा। आप ये देखिए, एक उदाहरण सिर्फ बता देता हूं, जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे और जोला वुड को यहां पर भारत के अंदर एम्बेसडर बनाना चाहते थे तो इस आधार पर नहीं बनाने दिया गया क्योंकि उन्होंने टर्की के एक मेड को अपने यहां इलीगल तरीके से आई हुई इन्फिल्ट्रेटेड मेड को अपने यहां 6 महीना मेड रखा था, उसे सीनेट ने रिजेक्ट कर दिया। उनके भारत के अंदर इतने सारे घुसपैठिए ये जानते हुए कि भारत की रिलीजियस डेमोग्राफी बदल रही है, और रिलीजियस डेमोग्राफी का असर जो होता है वो कल्चरल डिस्कोर्स पर भी होता है, रिलीजियस डिस्कोर्स पर होता है, और अंतिम ये कौन लोग आकर के आज जाकर के गाजा के लिए सड़क पर उतर करके आते हैं? ये कौन लोग ईरान के लिए यहां पर जय हुसैन के नारे लगा करके खुमैनी और खामनेई के पक्ष में खड़े हो जाते हैं? ऐसे लोगों को मैं इन मुद्दों को भी मैं गंभीरता से, ऐसे लोगों का विरोध इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए बीएल संतोष ने कहा कि बंगाल में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो सभ्यता की लड़ाई रहे, ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है। मानते हैं जनवरी 2025 से अब तक कितने घुसपैठिए निकाले गए? पार्लियामेंट में जवाब दिया है सरकार ने, 333 लोग। अगर आपको निकालना है तो उसी तरह निकाल दीजिए ना जैसे अमेरिका ने भारतीय इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा था, तब तो एक इमेज जाएगी कि हम ऐसे निकाल रहे हैं। देखिए, अब देखिए यहां एक सीएए आता है और उस पर देश के सारे पॉलिटिकल पार्टियां एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी, उसके कोalition में सारे सड़कों पर होते हैं, सारे जिहाद करने वाले लोग सड़कों पर होते हैं, उनको बचाने के लिए सड़कों पर होते हैं। ये पॉलिटिकल वहां पर अंतर है, अमेरिका में कोई बोलने के लिए नहीं आ रहा था। सर, ये बीजेपी के लिए इम्तिहान भी है और पॉलिटिकल मुद्दा भी है, लेकिन ये बात भी 100% सही है कि कौन लोग हैं फिर जो इनके समर्थन में पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो जाती है। आज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं पर इशारा किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार पर हार का सामना कर रही है लेकिन इसकी समीक्षा नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर हार की वजहों की पड़ताल होगी तो उंगली एक ही परिवार पर उठेगी। आप सुन लें एक बार प्रधानमंत्री मोदी को। इच्छा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी।
तो देखिए ये तुलना तो होगी ना विरोधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की कि कैसे आप कोर्स करेक्शन करने के साथ साथ आगे की दिशा तय करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कितना कोर्स करेक्शन करती है, आगे की दिशा कैसे तय करती है। सामंजस्य की कमी बिहार से लेकर आपको दक्षिण में भी दिखाई देगी। बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की होगी। मिडिल ईस्ट में उथल पुथल की आहट तेज हो गई है। अमेरिका पूरी तरह से ईरान की घेराबंदी कर रहा है। अमेरिकी वॉरशिप ईरान के नजदीक पहुंचने वाले हैं। इसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अमेरिका की तैयारी को देखकर ईरान भी अलर्ट पर है, वो भी अपनी ताकत दिखा रहा है। इजराइल की एक न्यूज वेबसाइट ने यह दावा किया है कि ईरान पर हमला तो होगा, कब होगा बस ये देखना है, क्योंकि ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी तैयारियों को और धार दे रहे हैं, इसलिए ईरान पर हमले में देरी हो रही है। इंटरनल सोर्सेस के हवाले से यह दावा किया गया है कि ट्रंप ने यूएस आर्मी को और तैयारी करने का आदेश दिया है। इजराइल ने भी ट्रंप प्रशासन से यह कहा है कि फिलहाल जो मिलिट्री सेटअप है वो ईरान के लिए नाकाफी है, क्योंकि ईरान पलटवार करेगा यह भी तय है, तो इसका जवाब देने के लिए और भी ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत होगी। तो ट्रंप का ये जो सीक्रेट ऑर्डर है और जो उनकी डेल्टा फोर्स से लगातार मूव कर रही है, हमने कई बार ये दर्शकों को भी जानकारी दी है कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो भी ईरान की तरफ मूव कर दिया गया है। लेकिन अभी इजराइल ये कह रहा है कि इतने से काम नहीं बनेगा, ईरान जब पलटवार करेगा तो इसके लिए आपको और अधिक तैयारी की आवश्यकता होगी। राहुल जी, देखिए ये बात अटैक तो होगा, ये तय है। हमने ये बात भी देखी थी कि जो है यूएस जो है उसने जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उनके दबाव में अपना पूरा ऑपरेशन रोका था। उनका सऊदी अरेबिया या फिर बाकी जो लोग थे उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पर तबाही होगी, इसलिए रोका था। वो बात तो कहीं खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि दबाव वो अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस जो है उस साइड मूव कर रहा है, जिसके कारण दबाव ईरान पे काफी ज्यादा पड़ेगा कि क्या यूएस इस तरह की कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर हम इजराइल के बयानों को देखें तो इजराइल ने साफ कहा है कि वो ईरान पर इस बार ऐसा हमला करेगा जो कि ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। तो क्या यूएस और इजराइल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। और दूसरा, ईरान को लेकर जो यूएस काम तो कर ही रहे हैं लेकिन आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये डिपेंड करेगा। इंतजार क्यों है? ये इंतजार इसलिए, अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें तो मैंने पहला आपको कारण बताया कि एक तो गल्फ कंट्रीज जो वहां पर हैं उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ तबाही होगी, इसीलिए आपने देखा होगा वहां पर अड्डों से फोर्सेस को यूएस ने बाहर निकालना शुरू किया था। लेकिन तब भी उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ तबाही होगी अगर ईरान उन पे अटैक करेगा यूएस के अटैक के बाद। तो दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर आप इसको मिलिट्री स्ट्रेटेजी की तरफ से भी देखें तो जो यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो वेनेजुएला की तरफ था। वहां से यहां पर आने का भी समय है कि वहां से वो यहां तक आए और यहां पर फिर वो सारी तैनाती करे और बाकी सब चीजें। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी की तरफ भी इसको देखा जा सकता है। बाकी अब जो है ईरान में जो घटना घट रही है, ईरान ने दोबारा कहा है कि जिन लोगों ने जो प्रोटेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें जो प्रोटेस्टर थे उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेगा। उसने ये मना कर दिया कि वो कार्रवाई नहीं करेगा। उसने कहा था कि हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। तो ऐसे में अगर ये दोबारा से वहां हैंगिंग की जाती है या लोगों को मारा जाता है तो क्या उस वक्त यूएस जो है इस ओर बढ़ेगा या अटैक करेगा, ये सारी बातें जो है देखने वाली। जी, टेलीग्राफ, ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने एक बहुत अच्छी खबर छापी है। जो टेलीग्राफ ने कहा है कि भाई अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने कह दिया था कि अगर आप ईरान पर इस तरीके से हमला करने की कोशिश करोगे तो कतर में जो हमारा सबसे बड़ा बेस बना हुआ है अमेरिका का, वहां हमला होगा। और हम इस स्थिति में नहीं है कि ईरान अगर वहां हमला करता है तो हम अपने एयरबेस को बचा सके, क्योंकि ईरान इस समय जिस तरीके से पावर में है वो वेनेजुएला नहीं है और वहां अगर हमला होगा तो हमें नुकसान भारी उठाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई आप अगर सिर्फ एक प्रतीकात्मक हमला करना चाहते हो तो ईरान अगर उसको कड़ा उसका प्रतिकार करेगा तो युद्ध ये लंबा खींचेगा और ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत मुश्किल, मतलब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ईरान बहुत दूर है और जितने हमारे जो बेस बने हुए ईरान के आसपास वहां हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको रोक पाए। और इजराइल ने भी ये बात कहा कि भाई पिछली बार जिस समय ईरान ने मिसाइल अटैक किया था, इजराइल के आयरन डोम उसे रोकने में सफल नहीं हुए थे। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान ने उसके बाद जब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, उसके बाद प्रतिदिन 3000 मिसाइल ईरान ने अपने पास मैन्युफैक्चर किए। और ईरान इस बात को जानता है कि अब हमला होगा तो मुझे बहुत बड़े तरीके से जवाब देना पड़ेगा।
तो इजराइल और अमेरिका इस बात को जान रहे हैं कि अगर हमला करना तो आपको पूरी तैयारी के साथ लंबे समय के लिए करना पड़ेगा और इस बार आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। खोमेनी को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। आप सिर्फ शॉर्ट टर्म और छोटा हमला नहीं कर सकते। ये बात तो ठीक मुझे है लग रहा है कि अमेरिका भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने कुछ समय लिया और ये कह देना कि मतलब अमेरिका भी लेकिन ये सर कह रहा है। हमला तो करेगा, ये तो तय है। लेकिन जो अभी तक के जितने कयास लगाए जा रहे हैं, अमेरिका ईरान पर हमले का प्लान लॉक कर चुका है। तो इधर वहीं आप देखें जिस तरीके से नेतन्याहू हैं वो भी ईरान को अलग से धमकी दे रहे हैं, बस ऑर्डर का इंतजार है। क्या खामेनी का तख्ता पलट अगले 5 दिनों में हो जाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में है, क्योंकि जैसी तैयारी मिडिल ईस्ट में की जा रही है उससे तो यही दिखाई देता है अमेरिका और इजराइल एक साथ पूरी तैयारी के साथ ईरान पर धावा बोलेंगे। नेतन्याहू ने ईरान को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान कोई गलती करता है तो उसका वजूद मिट जाएगा। ये जो बात इजरायली लीडर कह रहे हैं, ये तो विजय जी कोई नई बात नहीं है। वो वजूद मिटाने की बात पहले से कर रहे हैं। वो यही बात तो फिलिस्तीन के लिए भी कह रहे थे। वही सवाल है, फिलिस्तीन का मिट गया क्या वजूद? गाजा का मिट गया, हमास का मिट गया? ठीक, एक तस्वीर सर, एक तस्वीर यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर की आप वापस से देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीठा खा रहे हैं क्या? ऐसे तो खान पान को लेकर बड़ा वो आज का आयोजन ही ऐसा है कि मीठा जरूर थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा जरूर लेंगे। मीठा खाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चेयर पे, कुर्सी पर बैठा रहे ना, चेयर पर बैठाया है और हाथों में ये मीठे की थाली है। वहाँ क्या चर्चा हो रही होगी ये तो नहीं पता, लेकिन सब लोगों के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि अच्छा सुखद माहौल है वहाँ पर। मुंह मीठा करा दिया गया है और मुंह मीठा कराने के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चुनौतियों से लड़ने का हौसला भी प्रोफेसर साहब वो दे दिया इसी के साथ साथ। देखिए आज तो बनता था, जब कहा जाता है ना कुछ मीठा हो जाए, जैसे छोटे लोगों का, अपने से छोटे या बड़े जो भी हो, जब उसका हम जन्मदिन मनाते हैं तो ये तो नया ही जन्म है ना। इसी को कहते हैं ना भगवान छप्पड़ फाड़ करके देना। ये बड़ी क्यूट तस्वीर है। बेटा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने गोद में बिठाया, अच्छा गोद में उठाया और टेबल पे बिठा दिया। ये जो सहजता है ये अच्छी लगती है। नेता कितना बड़ा हो जाए लेकिन उससे सहजता नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं और एक पत्रकार ने ही बताया कि उनको एकाएक आया कि मिलना चाहते हैं। तो जब वो परिवार के साथ गए तो उनके बच्चों के लिए टॉफ़ी और कौन सी टॉफ़ी उनको पसंद है ये सारा होमवर्क करके पहले से था। तो और ऐसी एक नहीं, ऐसी कई कहानियाँ, मतलब मैंने तो इस ढंग से मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन कई अनुभव ऐसे प्रधानमंत्री जी के बारे में है। तो मैंने शुरू में कहा था ना कि ईश्वर देता है ना तो इसी को कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देना। अच्छा, ये पूरा परिवार है। हम प्रधानमंत्री के बगल में उनकी कुर्सी लगती है, 45 साल की उम्र है। एक बार पूरी तस्वीरें हम दिखा दें। प्रधानमंत्री जी के साथ इस वक्त नितिन नवीन का पूरा परिवार आपको दिखाई दे रहा है। उनकी बहनें हैं, उधर पत्नी है आपको जो दिखाई दे रही है हरी साड़ी में, और नीली साड़ी में बहनें हैं और पूरे परिवार के सभी बच्चे भी हैं। ये तस्वीरें हैं परिवार के साथ इस वक्त नितिन नवीन, और अब मीठा बच्चों को भी खिलाया जाएगा। विजय जी प्रधानमंत्री ने अच्छा खुद ऑफर कर रहे हैं, खुद ऑफर कर रहे हैं। विजय जी बिल्कुल, ये अच्छा वो जेस्चर भी है, सहजता है। जो बात मैं पहले भी कर रहा हूँ कि स्मूथ ट्रांजिशन और एक स्मूथ तरीके से सब चीज़ों को लेना, और ये बड़ा काम होता है जिसके लिए मैंने कहा कि अपने सबसे पावरफुल जगह पर रहकर एक सत्ता का हस्तांतरण या अपने सामने एक नई पीढ़ी को तैयारी की जिम्मेदारी देना, ये आसान काम नहीं है। हमको लगता होगा ये जब आपके पास सर, ये जो चिट्ठी है हमारी टीम बता रही है, इस नीले लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी है और ये नितिन नवीन का बेटा जो है प्रधानमंत्री जी के लिए चिट्ठी लेकर आया है। क्या है चिट्ठी में? नितिन नवीन जी भी अभी एकदम देख रहे हैं। वो भी अभी देख रहे हैं क्या लिख कर ले आए हैं जी। तो ये सहजता जो है उनको करीब भी करती है और लोकप्रिय भी बनाती है। अक्सर भी हमने देखा है कि 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम होते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यक्रम से उतरकर बच्चों तक मिलने चले जाते हैं, उनसे बात करते हैं। और जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ उनसे परिवार का कोई सदस्य कभी कोई परिवार के साथ जाता है तो वो उनके पसंद का, बच्चों का खास तौर से बड़ा ध्यान रखते हैं कि उनको कैसे रेस्पॉन्ड किया जाए।
और वहाँ जाकर ये ना लगे, अक्सर ये होता है ना कि प्रधानमंत्री जी के पास मिलने जा रहे, तो एक थोड़ा सा डर, एक सहमा हुआ वो होता है, वो वहाँ जाके आपके पास खत्म होती है उस बात को, और उसको इनफॉर्मल तरीके से वो एक परिवार के बड़े सदस्य के तौर पर मेरे एक मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में ही, अभी तो किसी संवैधानिक पद पे हैं, उनके परिवार वाले, जब वो प्रधानमंत्री की यात्रा थी तो परिवार वाले भी अब चले गए थे जी। तो उनको जैसे शाम से ही है ना कि प्रधानमंत्री से मिलने के समय से पहले उनको एक ढंग से नहीं होता कपकपी वाली बात, वही मैंने कहा ना कि क्या नहीं पता नहीं क्या। उन्होंने अपना संस्मरण मुझे शेयर किया मुझसे कि जब वो मिले तो ऐसे सहज बना दिए, फिर मेरे स्कूल के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी, फिर मैं क्या कर रहा हूँ उसकी छोटी छोटी वीडियो देख लीजिए। 27 में यहाँ पर भी है चुनाव यूपी में। ये तो उनके नेतृत्व का होगा, ये तो सीधा इम्तिहान वाला है, ये सीधा इम्तिहान वाला होगा उनका, क्योंकि तब तक 1 साल हो जाएगा, क्योंकि तब तक 1 साल हो जाएगा उनके कार्यकाल। नहीं, एक चीज आपने देखी तस्वीरें, इसमें आप नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मतलब मुख्यमंत्री थे, तब भी अगर आप उनके पास जाते थे, जैसे हम इंटरव्यू करने भी जाते थे, तो भी वो पहले खिलाते पिलाते हैं आपको, फिर वो कहते थे अच्छा आप इंटरव्यू, और अगर आप ना खाएं तो कहते थे मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, पहले आपको खाना। तो ये परंपरा भी बीजेपी की भी ये संघ वाली है सर, ये बीजेपी की भी परंपराएं हैं, संघ की परंपरा से आई है चीजें, और ये सभी में थी। पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख रहे हैं उनसे मुलाकात करते हुए, और जितने भी अब राज्यों के मुख्यमंत्री औपचारिक मुलाकात देखेंगे, औपचारिक मुलाकात है। और पहली तस्वीर में तो प्रधानमंत्री और जितने भी अध्यक्ष पद इसको भी आप देख लीजिए ना, ये संगठन का काम है, तो प्रधानमंत्री जी को जरूरत नहीं थी कि वो अंदर भी ऑफिस में आकर उनको चेयर पर बैठाए, वो अपना वहां से भी जा सकते हैं सीधा, क्योंकि काम तो ये था नड्डा जी का, मैसेजिंग है ये, सिर्फ बैठाना नहीं, उसे स्थापित कर देना, मोदी प्रतिष्ठित कर देना। अब नहीं, प्रतिष्ठित करने का काम तो कारण ये है कि मोदी जी सीधे मुख्यमंत्री नहीं बने, मोदी जी सीधे प्रधानमंत्री नहीं बने, मोदी जी ने संगठन में लंबा अनुभव रहा है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, संगठन पे काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया। 11 अशोक रोड में जब भाजपा का मुख्यालय होता था, वहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यकर्ता के रूप में चेयर लगाई है, नेताओं की अवगत की है, सारा देखा है, संगठन को जमीनी स्तर से देखा है, तो वो जानते हैं कि संगठन के नेता को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मणिपुरी जैकेट है, बिल्कुल है ना, काले सफेद, और उसके बीच में ये जो सफेद धारियां आप देख रहे हैं, ये मणिपुरी जैकेट है। तो अभी सभी मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए आएंगे औपचारिक तौर पर, फिर संगठन के और जो लोग हैं वो सब भी वहां पर आने हैं, दिन भर के लोग। अभी तो मुलाकात आप सहजता की बात कर रहे थे, मेरा तो एक ही बार मौका हुआ प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने का। कोई भी एक बार जब इतने बड़े पद पे कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसका इंटरव्यू लेने जाएगा, एक असहजता तो मन में होती है, लेकिन पहले ही प्रश्न के साथ वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, ये मतलब कोई हवा नहीं है, ये कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई परेशान होने की परिस्थिति नहीं है। बीजेपी के ज्यादातर नेताओं में ऐसा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी का मुझे याद है कि वो पहले आपसे पूछते थे कि कई बार टूर पे उनके साथ जाना होता था, तो वो इंश्योर करते थे आपने खाना खाया कि नहीं खाया। अगर आप लेट हो गए खाना खाते हुए, तो उनका प्लेन वेट करता था कि जब तक जो है वो जर्नलिस्ट आ नहीं जाते, तब तक वो वेट करते थे प्लेन में ही, ताकि वो आ जाएं तब वो उड़े। तो कई सारी चीजें वो बार बार पूछते भी थे, जैसे उनकी यात्राएं जब निकलती थी, विभिन्न पूरे देश में उन्होंने कई यात्राएं की, तो उसमें भी वो इंश्योर करते थे कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो जो है उनका ख्याल रखा जाए। आज सुबह से कुछ भविष्यवाणियां करवा रही हूँ, अब जब आप चारों इतने वरिष्ठ हमारे साथ शो में हैं, तो कुछ भविष्यवाणियां आपसे भी करवा लूं। बहुत सारी तस्वीरें। मैं तो यंग हूं, वरिष्ठ तो विजय जी हैं और राहुल जी। हाँ, ये बात भी ठीक है, दिल जवान होना चाहिए। लेकिन अब तो नेतृत्व यंग लोगों को सौंप दिया है पार्टी ने। मोहन यादव जी भी दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति। इसमें बहुत सारे लोग इसलिए भी आ रहे होंगे कि नितिन नवीन को अपनी टीम बनानी है। खैर मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग तो नहीं, वो सब वैसे भी आते ही हैं, सबका आना ही है, आना ही होता है, इसमें कोई ऐसा। भूपेंद्र पटेल भी अभी दिख रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, वो सभी लोग आएंगे, इसमें कोई नहीं। पॉलिटिक्स भी जो हम देख रहे हैं कि वो जो नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन का जो कॉम्बिनेशन भी हम देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब, हम अगर गुजरात की बात कर लें, पटेल साहब का जिक्र अभी विजय जी ने किया, तो उनके साथ साथ पीछे हर्ष सांघवी वो भी हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी, उसको पता है कि आने वाले दिनों में भजन लाल जी हैं, तो साथ साथ फिर आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, या दिया कुमारी हैं। भजन लाल जी
मुझे याद है कि जब ये तीनों मुख्यमंत्री थे, आगे दिया कुमार। तो एक ही बार तीनों मुख्यमंत्रियों का उसी दिन घोषणा हुई थी। उन्हें किसी को यकीन नहीं रहा कि मतलब कोई व्यक्ति कहीं न मंत्री रहा हो, कहीं न बड़े पद पर रहा हो, और एकाएक जो है पहली बार चुन करके आया गया हो, उसके बाद जो है वो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी प्रयोगधर्मी पार्टी है, इसे आप कह सकते हैं। कोई भी कामयाब भी हो सकता है, विफल भी हो सकता है। देखिए, मैं तो बार प्रयोग बार तो कहता कुछ भी हो सकता है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं बार बार एक पीटर ड्रकर को कोट करता हूँ। एक बड़ा पीटर ड्रकर, बड़े मैनेजमेंट गुरु, रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरे पास इंटरव्यू देने आता है चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए और कहता है मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है, तो कहते थे कि मैं कभी भी उस आदमी को सेलेक्ट नहीं करता था, क्योंकि जो गलती वही करेगा जो इनोवेटिव काम करेगा, और जो इनोवेशन में हो सकता है, प्रयोग जो करेगा उसमें गलतियां भी होंगी। केशव प्रसाद मौर्य भी सर दिख रहे हैं। बहुत चर्चा ये भी चली थी कि केशव प्रसाद मौर्य क्या संगठन में आ सकते हैं, उनको कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है। केशव जी भी फिलहाल यहाँ ये कहना कि नितिन नवीन जो है वो कोई सम्राट चौधरी फेल होंगे या उनको मुश्किलें आएंगी, देखिए संगठन इतना बड़ा हो चुका है बीजेपी का, इतना वेल ऑयल्ड संगठन है कि उसमें गलतियां होने की संभावनाएं कम ही है। ऊपर से दो लोग, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो गाइड करने के लिए हैं, बाकी वरिष्ठ नेता होते हैं गाइड करने के लिए। तो मुश्किल होता है कि अगर कोई अध्यक्ष के तौर पर आए तो वो एकदम ही फेलियर कोई हो जाएगा। बीजेपी बहुत ही इस वक्त मतलब अच्छी और सुदृढ़ स्थिति में है इस वक्त। अब करें अमित शाह जी को ब्रिजेश नए पाठक अध्यक्ष जी भी मिले। दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सभी की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक मिलकर गए, दिया कुमारी को आपने देखा, इधर विजय सिन्हा को आप देख रहे हैं पुष्पों का गुलदस्ता लेकर। सम्राट चौधरी पहले मिलकर गए। जी, सम्राट चौधरी पहले मिलकर जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी के ही सभी चेहरे अभी दिखाई देंगे। अभी पहले संगठन के, अभी इसके बाद ये मुख्यमंत्रियों के बाद संगठन के जो लोग हैं वो भी उनसे मिलने आएंगे। बधाई देने का मतलब एक औपचारिकता का काम है ही इसमें, मतलब इसको इस तरह से देखना कि नहीं वो अपनी टीम में। लेकिन जो ब्रांडिंग है सर, बीजेपी की ब्रांडिंग आप देखिए, यही तो ब्रांडिंग है, यही ब्रांडिंग है, यही ब्रांडिंग है कि कितनी बड़ी लाइन ऑफ लीडरशिप उनके पास है। महेश शर्मा ये भी अभी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। वो एक फर्क ये देखता हूँ मैं, मतलब इसको पता नहीं यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए इतनी कि एक लीडरशिप जो है अपने 75 साल के नेता को कहते हैं कमल व्हाट आर यू डूइंग, और एक लीडरशिप है जहाँ पे 75 साल का नेता 45 साल के नेता को नितिन जी कह रहे हैं। विजय जी कल एक बात आई थी, विजय जी कल एक बात आई थी, अच्छा, और उसमें कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी और उसमें दोनों में तो एक ही जैसा है, दोनों में तो केंद्र में तो भाई दो, यहाँ अटल बिहारी सॉरी जो है वो मोदी जी और अमित शाह जी, दो ही लोग हैं। जो कुछ भी है, हम लोग कई बार कहानी कुर्सी मैंने कहा है दो अंतर जो हमको जरूर देखना चाहिए। और वहां राहुल गांधी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, कितना भी हार जाएं उनके कद को छोटा करने की किसी की हैसियत नहीं है। यहां पर वो इसलिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई तक इलेक्टोरल टर्म्स में आज पहुंची है, जिस बड़ी रूप में और एक पैन इंडियन पार्टी के रूप में आए, उसमें यदि किसी को श्रेय जाता है तो नरेंद्र मोदी को जाता है और अमित शाह को जाता है। वो परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए उस ऊंचाई तक बने हुए हैं और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, इसके बावजूद भी उनके कद को कोई छोटा करने की कांग्रेस पार्टी में कोई, लेकिन वो जो नाम बुलाने वाला जो संस्कार है, जो विजय जी कह रहे थे ना कि नाम बुला के कमल व्हाट आर यू डूइंग, आप ये भी कह सकते हैं कि उनके काम करने का, बातचीत का तौर तरीका है, वो तरीका, लेकिन इससे एस्टेब्लिश तो होता है ना। भारत, आप रहते भारत में ही हो ना, यदि प्रधानमंत्री नितिन जी बोलेंगे तो उससे उसके नहीं बहुत फर्क पड़ जाता है। एक बात बताएं, हम लोग के गांव में तो कहा जाता है ना, हम लोग अपने से बड़े भाई वो देख ताड़ी पीते थे, ताड़ी जो होता है ना वो पेड़ से निकलने वाला, और मैंने कुछ अपशब्द कह दिया तो माँ ने कहा अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे मुंह में मिर्ची डाल देंगे। और उसने कहा तुम्हारा बड़ा भाई लगता है, यानी वो गाली गलौज कर, हाँ बोलो वो गाली गलौज किए जा रहा है, ताड़ी पी करके नशे में वो गाली गलौज किए जा रहा है। और मैंने कहा कि मन करता है दो थप्पड़ दे, तो कहता है अरे तुम अपने बड़े भाई के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो, ये भारत के संस्कार में नहीं है। वो चाहे जैसा भी है, लेकिन आपको उसको सम्मान देना है। यहाँ पर क्या है, विदेश में हमारे यहाँ भी कई बार आता है, यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली आए थे तो पैर छूने की परंपरा
आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत कम ही आपको मिलेगा। हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी में, बिहार, उत्तर प्रदेश में मिला। हाँ, पैर छूकर प्रणाम करा। यहाँ हमारे यहाँ कई हमारे प्रोफेसर कहते हैं नाम लेकर के बुलाओ, क्योंकि वो वहां से लेकर के आए हैं ना, उधर से आया है। ये विदेशी कल्चर है। उनको यहां भी लगता है ना कि अरे नहीं, वहां जिस प्रकार से चल रहा है वैसे ही यहां पर करेंगे तो हम मॉडर्न हो जाएंगे। नहीं, आप इसको सोचो ना, प्रधानमंत्री जी अगर नितिन जी बोलेंगे तो किसी और कार्यकर्ता की या किसी और नेता की ये हिम्मत होगी कि वो। और ये जो परिवार के साथ मिलते हुए तस्वीर यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग देख रहे होंगे, क्या आज के बाद उनकी हिम्मत पड़ेगी कि वो नितिन नवीन जी के साथ? नितिन जी नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी था, उस संबोधन में माननीय नितिन नवीन जी जब वो ये कहते हैं और उसके साथ ये कहते हैं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस नितिन नवीन, इसकी जरूरत भी नहीं थी कोई उनको कहने की, जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि वो उस पद की गरिमा के अनुरूप था। ट्रंप की बात करनी होगी। ग्रीनलैंड को लेकर वो अड़े हुए हैं और इसके लिए वो पूरे यूरोप से जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। वो नाटो तक को धमका रहे हैं। वो नाटो जिसका सदस्य अमेरिका भी है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका खुलासा हो चुका है। ट्रंप का एक सीक्रेट लेटर लीक हो गया है। ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम जोनास स्टोरे को धमकी भरी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नोबेल पुरस्कार न मिलने पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने यह कहा है कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए, फिर भी नॉर्वे की सरकार ने मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। अब मैं शांति के बारे में नहीं सोचूंगा, ग्रीनलैंड लूंगा, तभी दुनिया में शांति आएगी। प्राइज नहीं तो पीस नहीं। ट्रंप ने हमला बोला तो नॉर्वे के पीएम जोनास स्टोरे का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार को लेकर नॉर्वे सरकार कोई फैसला नहीं लेती है। नोबेल के लिए जो समिति है वो एक स्वतंत्र समिति है और वो समिति तो पहले ही कह चुकी है भाई कि नोबेल पुरस्कार कोई लड्डू तो है नहीं कि आपने अपनी थाली से निकाला और दूसरे की थाली में परोस दिया। लेकिन खैर, जो बयान आया है वो आपको सुना देते हैं। Han er veldig opptatt av Nobelprisen, og jeg har forklart til han lenge at det er en pris som deles ut av en norsk komité, ikke av en norsk regjering, og det kan jeg gjerne gjenta. Men jeg mener jo jeg har jo ment at hvis ledere er veldig opptatt av fredsprisen, så er ikke det noe dårlig sak, for det betyr at de er opptatt av å gjøre noe som kvalifiserer for at den prisen som handler om fred kommer til dem. Men det er altså noe ikke jeg tar beslutninger om, og det er nødvendig å understreke. नॉर्वे के पीएम ने कहा कि नोबेल पुरस्कार पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, तो ट्रंप ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्वे सरकार हमें बेवकूफ ना बनाए, मुझे सब पता है नोबेल किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, यह फैसला नॉर्वे की सरकार ही करती है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि प्राइज नहीं तो पीस नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने इतने युद्ध रोके लेकिन फिर भी मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। मचाडो ने जाके अपना नोबेल पुरस्कार उनके हाथों में थमा दिया, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। वो लेटर उनका लीक हो गया है। ट्रंप को चाहिए क्या? ग्रीनलैंड तो छीने उससे पहले जो नोबेल पीस प्राइज है ना उसी को छीन ले। कमेटी को भी दे तो वो दिया ना, फिर भी लेकिन मना कर दिया। देखिए इससे तो उन्होंने नॉर्वे ने मना कर दिया कि ऐसे नोबेल, नहीं दे सकते आप। लेकिन एक चीज मतलब इतना ट्रंप ने एक चीज चीज बहुत खोल करके छोड़ दिया, जिसे कहते हैं ना पूरी दुनिया में खोल करके छोड़ दिया कि जो नोबेल पीस प्राइज है या ये सब चीजें जो दी जाती हैं वो वेस्टर्न ताकतें तय करती हैं कि किसको देना है, वह भी उनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा होता है। लेकिन ग्रीनलैंड पे अगर अमेरिका का कंट्रोल होगा तो ही दुनिया सुरक्षित रहेगी, ये वो कैसे तय कर रहे हैं राहुल जी? तो उन्होंने कर ही दिया। अब देखो आप, पिटुफिक जो वहां पर ग्रीनलैंड में अमेरिका का स्पेस बेस है, वहां पर अब अमेरिका जो है वो अपने विमान तैनात कर रहा है। वो अगले कुछ दिनों में वहां पे विमान पहुंच जाएंगे, उसको लेकर आप कैसे सोचेंगे? देखिए, उनका एक नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, उसने अपने विमान वहां पे तैनात करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी वहां की, जो बार बार ट्रंप कहते हैं कि वहां पे चाइना और रशिया उस पर कब्जा करना चाहता है, तो उसको लेकर। दूसरी तरफ फ्रांस जिस तरह से अब बात कर रहा है, उससे तो साफ लगता है कि भाई नेटो जो है उसमें कहीं ना कहीं दरारें बिल्कुल साफ नेटो से ही, नेटो की ही मैं खबर आपको दे देती हूं। ट्रंप ने सबको धमकी देने के लिए ही बैठे हुए हैं। अब उन्होंने नेटो को धमकी दी, ब्रिटेन को धमकी दी। ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम के एक फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। ट्रंप ने लिखा है कि हैरानी की बात है कि हमारा शानदार नेटो सहयोगी यूनाइटेड किंगडम अब डिएगो गार्सिया आइलैंड, जो कि एक जरूरी यूएस मिलिट्री बेस की जगह है, वो मॉरिशस को देने का प्लान बना रहा है, और वो भी बिना किसी वजह के।
इसमें कोई शक नहीं कि चीन और रूस ने इस पूरी कमजोरी को नोटिस कर लिया है। ट्रंप ने आगे ये भी लिखा कि इंटरनेशनल पावर्स है जो सिर्फ ताकत को पहचानती है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेरे लीडरशिप में सिर्फ 1 साल के बाद पहले से कई ज्यादा इज्जत पा रहा है। यूके का बहुत जरूरी जमीन देना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। आपको बताती है डिएगो गार्सिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी ईरान की तरफ भी जितने B-2 बॉम्बर, जितने उनके लड़ाकू विमान जो हैं वो तैनात अगर हैं तो वो इसी डिएगो गार्सिया बेस से ही उड़ान भरने के लिए तैनात हैं। और वो इसलिए ब्रिटेन को कह रहा है कि आपने ये बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया, आप इसे मॉरिशस को देने की तैयारी कर रहे हैं। इस सबको धमका रहे हैं प्रोफेसर जी, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। कभी नॉर्वे को, कभी डेनमार्क को, कभी ग्रीनलैंड को, तो अब ब्रिटेन को। ट्रंप जैसा कोई दूजा नहीं। ट्रंप, हम लोग कहते थे, हम लोग में बोलचाल की भाषा होती थी हॉस्टल में, जो कोई अनोखा होता था, बड़ा विचित्र व्यवहार करने वाला, हम लोग कहते थे कट पीस है। यानी कि कट पीस, जो कटा हुआ पीस मिल गया सो मिल गया, अब वो मैचिंग पीस नहीं मिलेगा। तो ट्रंप का मैचिंग पीस दुनिया में खोजना बहुत मुश्किल है। जैसा कि कहा, नाटो को तो उन्होंने खत्म कर ही दिया है। एक ढंग से इफेक्टिवली उन्होंने नाटो के अंदर पूरी दरार ला दिया। नए वर्ल्ड ऑर्डर को उन्होंने पूरी तरीके से डिसऑर्डर कर दिया है। अब आप देखिए, जो गाजा का पीस प्लान बोर्ड जो बना है वो अपने आप में क्या है, वो तो लग रहा है कि जैसे एक पैरेलल वो यूनाइटेड नेशन खड़ा करना चाहते हैं। और पैरेलल यूनाइटेड नेशन यदि अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप में हो, वो तो बात भी समझ में आती थी, वो ट्रंप की चेयरमैनशिप में चलेगा और वो परमानेंट ताउम्र जब तक वो ट्रंप वहां पर हैं तब तक। उसके चार्टर को पढ़ने के बाद जो लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो पैरेलल यूनाइटेड नेशन के आसपास एक खड़ी करने की कोशिश की है, तो ऐसा तो दुनिया में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था, वो ट्रंप ने कर दिखाया है। वो सबसे अलग करने के लिए तैयार हो रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप सबसे अलग है, सबसे अनोखे हैं। ट्रंप को ग्रीनलैंड हर हाल में चाहिए। इसके पीछे उन्होंने राष्ट्रीय कारण बता दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया में शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि चीन और रूस हमारे पड़ोसी बने। इस पर अब चीन ने भी जवाब दिया। चीन ने कहा कि अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए चीन का सहारा ना ले। चीन को खतरा बताकर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता। मैं आ रही हूं सुमीर जी, एक बस बयान सुना दूं। Already clarified our positions on Greenland multiple times. The international law based on the purposes and principles of the UN Charter is the foundation of the existing international order. It must be safeguarded. We urge the US side to stop using the so-called China threat to use as a pretext to gain selfish gains. ये आपने चीन का रिस्पॉन्स सुन लिया। अच्छा, एक बड़ी खबर आपको और इसी से जुड़ी हुई दे दूं, अभी आई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनवाइट्स चाइना टू ज्वाइन द गाजा बोर्ड ऑफ पीस। अब आप ये सोचें, दोनों देशों के बीच में इतनी तलखी चल रही है, इसी के बीच में वो चाइना को इनवाइट भी कर रहे हैं, पुतिन को भी बुलाया, चीन को भी बुलाया, पाकिस्तान को भी बुलाया, सभी को ट्रंप बुलाया। अपना हित साध रहे हैं, उसके लिए येन केन प्रकार जो सही है वो कर रहे हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि ग्रीनलैंड चाइना कब्जा कर लेगा, इसलिए वहां अमेरिका को मिलना बहुत जरूरी है। कल ट्रंप साहब ये कह देंगे कि ताइवान को चाइना कब्जा कर लेगा, इसलिए ताइवान को हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है। तो अब ट्रंप साहब को तो दुनिया की कल कह देंगे कि पीओके पे भारत कब्जा कर लेगा किसी भी समय, इसलिए पीओके पे मैं कब्जा कर लेता हूं। तो अब ट्रंप साहब का कोई इलाज नहीं इस तरह की सोच का और इस तरह के बयान का, कि जहां मनमर्जी आ रही है, जहां उनको लग रहा है कि जमीन है, हरी भरी है, या खनिज है, या प्राकृतिक संसाधन है, तो कब्जा कर लो, अपने बेटे को दे दो, अपने दामाद को दे दो। जिस तरीके से ट्रंप एक राष्ट्रपति बन गए, लेकिन जिस तरीके से वो जमीन के सौदे कर रहे हैं देशों के साथ, और सब जगह उनको जमीनें नजर आ रही है। और अब नॉर्वे को डरना चाहिए, कि नॉर्वे के बारे में कहते हैं कि भाई मुझे आपने पीस प्राइज दिया है, कि वो कह रहे हैं कि कमेटी डिसाइड करती है। ट्रंप का बस चलेगा, बिल्कुल ट्रंप साहब का बस चलेगा तो कल नॉर्वे पे कब्जा कर लेंगे, एक लाइन जारी कर देंगे कि नाउ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्वे, और फिर कमेटी से अपने को प्राइज दिलवा देंगे। मतलब ट्रंप दुनिया में क्या करना चाहते हैं? क्या कभी दुनिया ने सोचा था कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे लोग अमेरिका से विरोध करेंगे और अमेरिका के खिलाफ सेना ग्रीनलैंड में भेजेंगे कि अमेरिका कुछ उसका विरोध करेंगे? जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो अमेरिका इस समय दुनिया में कर रहा है।
और नाटो जिसका अस्तित्व अमेरिका के कारण था, वो जो नाटो अमेरिका के कारण सुरक्षा पाता था, फिनलैंड जैसा छोटे छोटे देश जिनको सुरक्षा महसूस होती थी, वो लोग आज पछता रहे होंगे। और मुझे लग रहा है सब देख के आज जेलेंस्की खुश हो रहा होगा दुनिया से कि देखो आपने अमेरिका पे भरोसा किया, आज ट्रंप की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। मुझे लग रहा है जेलेंस्की आज सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रहा होगा और जेलेंस्की को लग रहा होगा कि भाई पुतिन तो खुलकर जो हमला करते हैं, ट्रंप तो ऐसे कि आपको बीच मझधार पर लड़ने के लिए छोड़ के मुझे बर्बाद किया, अब ये दुनिया में अपने लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पूरी दुनिया को समझना चाहिए, और खास तौर से अमेरिका की जनता समझे, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी समझे। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि अमेरिका में महाअभियोग ट्रंप के खिलाफ लेकर आया जाए, रिपब्लिकन लेकर आए। अच्छा, अमेरिका को इतने पीछे लेके चले गए कि मुझे नहीं लगता कि अगले 15 साल रिपब्लिकन वापस सत्ता में वापसी कर पाएगी। जो ट्रंप का स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दावोस को लेकर जो उनका स्टेटमेंट है, जो भी बातें वो आगे कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन आखिर में वो ये कह रहे हैं, वी आर द ओनली पावर दैट कैन इंश्योर पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं एक इकलौता ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति हूं या देश हूं जो ये इंश्योर करेगा कि पूरी दुनिया में शांति हो, सुरक्षित रहे, शांति रहे। शांति वो अलग बातें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हम बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में फिर से एक बड़ा बवाल होने वाला है। 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर हो चुका है और इस दिन शहबाज मुनीर के खिलाफ इमरान समर्थक पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर जमा होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को इमरान के समर्थकों ने बड़ा मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसके बाद से शहबाज सरकार भी डरी हुई है। अटक से इस्लामाबाद तक इमरान के समर्थकों को रोकने की तैयारी चल रही है। इमरान के समर्थकों ने हर चौक डी चौक का नारा दिया है। हर चौक डी चौक, डेमोक्रेसी चौक, जी इसे आमतौर पर डी चौक के नाम से जाना जाता है, जो इस्लामाबाद का वीवीआईपी एरिया है। इसी जगह से इमरान खान के समर्थकों ने हुंकार भरने का ऐलान किया और उन्हें रोकने के लिए शहबाज सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हर चौक डी चौक। और इस बार ये जो भी क्रांति है विजय जी, जो इमरान खान के समर्थन में है, हम कई बार किसी क्रांति को धीमा होते हुए देखते हैं। ये धीमी होती हुई दिखने वाली क्रांति नहीं है, वो लगातार चल रही है। बिल्कुल, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग चर्चा भी लगातार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो खासतौर से इमरान साहब के समर्थक हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समर्थन बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ताकत बढ़ती जा रही है। और इससे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और आसिम मुनीर का सिस्टम दोनों परेशान हैं। लगातार हो रहा है। इसीलिए अब जो मुलाकातें होती थी इमरान के साथ उनके परिवार की, वो भी बंद कर दी। हर मंगलवार को वो मुलाकात होती है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की है और वो तमाम तरीके के दबाव बना रहे हैं। उधर नवाज़ शरीफ ने अपनी तरफ से किसी को मीडिएट करने के लिए कहा है कि इमरान खान के साथ बातचीत की जाए। तो वो पूरा सिस्टम जो है वहाँ का डरा हुआ है, घबराया हुआ है। और ये जो नारा जो होता है ना, ये नारा आगे चल के क्रांति, हर चौक डी चौक क्रांति में बदल रहा है। और पाकिस्तान में बहुत लंबे समय बाद, मैं तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कब इस तरह की क्रांति या इस तरह के लोग सड़क पर उतर कर आए होंगे लगातार और जुड़े रहे। और नेता है नहीं, नेता जेल में, नेता खड़ा हो बाहर, हाँ, तो उसके बाद भी, और नेता ने जिद कर लिया कि वो डील नहीं करेगा। तो इसलिए ये गुस्सा, ये ताकत जो है लोगों की बढ़ती जाएगी और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें ज्यादा होंगी और आसिम मुनीर के लिए उससे ज्यादा होगी। वैसे ही पाकिस्तान जो अंदरूनी तौर पर देखें हो रही है, हाँ। पाकिस्तान में इस वक्त आसिम मुनीर की जमकर किरकिरी हो रही है। उन्हीं के मुल्क में लोग आसिम मुनीर को शहबाज का नौकर बता रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि मुनीर मुल्क के लिए कम, शहबाज के खानदान के आगे पीछे ज्यादा डोलते नजर आते हैं। और यही वजह है कि शहबाज अपने बैनर पोस्टर में मुनीर को जगह देते हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। अब कौन किसका पिट्ठू है, कौन किसकी जी हुजूरी कर रहा है, ये तो हम लगातार चर्चा करते ही हैं कि शहबाज के पिट्ठू मुनीर है या मुनीर के पिट्ठू शहबाज है। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में अलग एक कंट्री बना ली है। बर्मिंघम और मैनचेस्टर में भी मिनी पाकिस्तान बन चुका है। किरकिरी मामूली नहीं हो रही है। एक बयान ये भी सुने। एक देश तो संभल नहीं रहा है और चले हैं मिनी पाकिस्तान अलग अलग देशों में बनाने। प्रोफेसर साहब, नहीं, वो जो कह रहे हैं वो खतरे जैसा होता है। वो लंदन में भी, जो लंदन में, आपको बताऊं कि सेंट्रल लंदन के अंदर एक मॉस्क बनाने का प्लान था। जमीन वगैरह अलॉट भी कर दिया गया था, लेकिन इतना विरोध हुआ, लंदन के लोगों ने इसका इतना विरोध किया कि उसको बाद में हटाना पड़ा। सरकार को ये फैसला रद्द करना पड़ा। सरिया काउंसिल लंदन के अंदर या ब्रिटेन के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा सरिया काउंसिल वहाँ पर काम कर रहा है।
बर्मिंघम के बारे में पाकिस्तान, और शायद मैंने यहीं पर एक कहानी कुर्सी की मैं चर्चा कर रहा था कि लास्ट ईयर जब मैं लंदन गया और जब वह एक पाकिस्तानी ही हमको रात में जहाँ पर ड्रॉप किया, उसने कहा कि आपने ये चुनाव जगह का कैसे किया। मैंने कहा मैं तो ऑनलाइन बुकिंग होता है, एक रात रुकनी थी इसलिए हमने यहाँ पर कर लिया। बोला सर ये बहुत खतरनाक जगह पर आपने किया है, थोड़ा रात भर आप अलर्ट रहिएगा, ये पाकिस्तानियों की ये पूरी जगह है। मजेदार बात है, पाकिस्तानी ड्राइवर मुझसे कह रहा है कि ये पाकिस्तानियों की जगह है और रात भर आप अलर्ट रहिएगा। माने हम लोग वाकई अलर्ट रहे, सोए नहीं, बच्चे अलर्ट रहे, हम लोग तो सोए लेकिन बच्चे अलर्ट रहे, क्योंकि हमने उनको जब बताया तो कहा कि आप लोग सोइए, हम लोग अलर्ट रहते हैं। तो ये स्थिति है, चोरी, लुटमार, बटमारी, छीना झपटी, ये सब चीजें जो है वो एक आम कल्चर के तौर पर पाकिस्तानियों के बीच में पाया जाता है। ज्यादा बुरी स्थिति ये है कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो भी हैं बाहर के देशों में, वो अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं। बिल्कुल सही कभी कहा, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं सही कहते। कहा। तो ज्यादा बुरी स्थिति ये है, उनको अपने देश के नाम लेते हुए शर्मा। भी बताने में दूसरी तरफ देखिए, इस तरह से तो बहुत जगह होता है, भारतीय भी अपना एक एरिया बनाते हैं, चीनी भी बनाते हैं, चाइना टाउन आपने बहुत सुना होगा। तो वो इसलिए भी है कि वो कम्युनिटी में सिक्योर महसूस करते हैं। ये हर जगह, हर देश में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सब जगह है। लेकिन पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं बताए बाहर जाके, ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। लेकिन अपनी कम्युनिटी में दूसरे को इनसिक्योर महसूस कराना। अच्छा, ये इस पर थोड़ी चर्चा रह गई थी बहुत संक्षेप में। विजय जी, कौन किसका पिट्टू है, आसिम मुनीर शहबाज का या शहबाज आसिम मुनीर का? ये तो बहुत टफ सवाल आपने पूछा। नहीं सर, आपके सारे आप बड़े वैसे आसिम मुनीर के सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान में सिस्टम चलता है, सिस्टम का मतलब आर्मी चीफ चलता है। तो आसिम मुनीर जो हैं वो असली लीडर हैं। अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं वहाँ के डेमोक्रेटिक, तो इसलिए मुझे थोड़ा खराब लग रहा है। लेकिन वो तो शहबाज शरीफ ही उनके पिट्ठू हैं। और उस दिन ध्यान नहीं, जैसे घुमाने ले जाते हैं प्रोफेसर साहब, कई छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं, वो लेके गए थे ट्रम्प साहब के लिए उनको, शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे लंच कराने के लिए। वो नाराज हो गए थे क्योंकि अकेले लंच करके आए थे आसिम मुनीर, तो उनका नहीं, मेरे को भी चलना है। तो फिर वो वहाँ पे भी। देखिए, आसिम मुनीर को मैं ये यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आसिम मुनीर को तब तक पाकिस्तान में नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसके फील्ड कमांडर्स उसके साथ हैं। जिस दिन फील्ड कमांडर्स उसके अलग हुए, उसी दिन आसिम मुनीर जो है उसको हटाया जा पाएगा। और वहाँ पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है, इंडस्ट्री भी वही चलाती है, सब कुछ वही चलाती है, इसका रियल एस्टेट भी उसी का, सब कुछ कहा जाता है। तो शहबाज शरीफ वो हाथी हैं जिनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं, क्योंकि वो हाथी है ही नहीं। अब तो वो आसिम मुनीर हैं। नहीं, वो दांत भी टूट गए, अब बचे नहीं।